मैं योगेश चंद्र शर्मा BA ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर 9th इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंड मेथडोलॉजी लेक्चर 2 भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संदर्भ में हम बात कर रहे थे और मेरा पहला लेक्चर भूगोल की प्रकृति और उसके विकास की यात्रा से संबंधित था। आज ये दूसरा लेक्चर भी उसी के आगे की कड़ी है। ये मध्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है। यह काल भूगोल के लिए विकासीय काल ही माना जा सकता है। इसमें यूरोप, अरब कंट्रीज़ और भारत या एशिया के मध्य जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही थी, उसमें यूरोप के संदर्भ में ये माना जाता है कि यह काल यूरोप में अंध युग के नाम से जाना जाता है। और उसका प्रधान कारण यह है कि उस समय ईसाई धर्म और उसकी मान्यताओं का प्रभाव राज्याश्रय के कारण वैज्ञानिक विचारधाराओं पर पड़ा और इस कारण से वैज्ञानिक मान्यताओं को एक तरफ रख दिया गया और उस पर ईसाई धर्म की धारणाओं और मान्यताओं को तरजीह दी गई और इस कारण से वैज्ञानिक सोच पीछे चली गई। और इस तरह से इस काल को विशेष रूप से 7वीं शताब्दी से 1250 तक का जो काल है, यह यूरोप में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन विश्व के अन्य स्थानों पर, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का अंधकार युग नहीं माना जाता है। और विशेष रूप से अरब देशों में, जहाँ पर भूगोल और खगोल दोनों कार्यों के लिए या दोनों विषयों पर काफ़ी कार्य हुआ है, तो इस संदर्भ में मध्यकाल जो है वो अरब लोगों का काल माना जा सकता है, जिसमें वहाँ पर भूगोल और खगोल शास्त्र के अंदर काफ़ी कार्य किया गया। तो मुस्लिम विद्वानों द्वारा ज्ञान का प्रसार इस समय हुआ और जैसे जैसे इस्लाम धर्म का प्रसार होता गया भूमध्य सागर के चारों ओर फैले देशों में या दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो उसके साथ साथ ही अरबी भाषा का प्रभाव और अरबी भाषा के ज्ञान का प्रभाव भी इन देशों में होने लगा। साथ ही मुस्लिम विद्वानों द्वारा इन देशों की यात्राएं की गई और उन यात्राओं के दौरान जो उन देशों का साहित्य था, जैसे भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके ग्रंथों को अरबी के अंदर अनुवादित किया गया और उस ज्ञान को भी अरब लोगों के तक पहुंचाया गया। और इस प्रकार से अरबी शासकों ने भारतीय, यूनानी और रोमन कृतियों का अरबी में अनुवाद करवाया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न संस्कृतियां आपस में मिली और उनका ज्ञान आपस में बांटा गया और इससे भूगोल और अन्य सभी मानविकी विज्ञानों में काफ़ी प्रगति हुई। एक दूसरा कारण जो अरब विद्वानों को गणित और खगोल में विशेष रुचि दिलाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, वो है मरुस्थलीय दशाओं में रात्रि में आकाश की स्वच्छता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस समय मरुस्थलों में यात्राएं दोपहर में या दिन में नहीं की जाती थी, रात्रि में की जाती थी और नमी के अभाव से रात्रियां स्वच्छ आकाश के रूप में उनके सामने उपलब्ध थी। तो सहज रूप से वहाँ के विद्वानों का ध्यान नक्षत्रों और उनके चाल और उनसे संबंधित बातों पर गया और इस प्रकार से गणित और नक्षत्रों से संबंधित खगोल विज्ञान पर उनका विशेष कार्य हुआ, उनकी रुचि थी। और इसमें प्रमुख विद्वान अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदरीसी, इब्न बतूदा, इब्न खालदून, इन्होंने
भौगोलिक सामग्री को भी एकत्रित किया और साथ ही नक्षत्र विज्ञान या खगोल शास्त्र पर भी अपना कार्य किया। अरबों द्वारा पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी का व्यास एवं परिधि की गणना, स्थानों का प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन सभी बातों में ग्रहीय संबंध एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें कि जैसा कि हम सब जानते हैं भारत का जो हिंदू कैलेंडर है यह सूर्य की चाल और पृथ्वी और सूर्य के संबंधों पर आधारित है। इसी प्रकार इस्लाम का जो कैलेंडर है उसमें चंद्रमा की गतियाँ, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य क्या संबंध है उस पर आधारित उनका कैलेंडर है। तो इस प्रकार से ग्रहीय संबंधों के संदर्भ में अरबों का काम उल्लेखनीय है। पृथ्वी का आकार कैसा है, उसका व्यास कितना है, उसकी परिधि क्या है, उसकी गणना करने का कार्य भी अरबी लोगों द्वारा की गई। और अलग अलग स्थानों पर वहाँ के यात्री गए और उन्होंने वहाँ का जो प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया वह बहुत कुछ भौगोलिक तथ्यों पर आधारित है। और लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सातवीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, जिसे हम मध्यकाल मानते हैं, इस समय भी भूगोल का जो स्वरूप है वो विवरणात्मक ही रहा, जैसा कि इससे पूर्व के काल में विवरणात्मक था, क्योंकि भूगोल अभी एक विषय के रूप में अपना अस्तित्व नहीं बना सका था और यात्रियों के द्वारा जो अन्य अन्य अलग अलग क्षेत्रों में वो गए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ की संस्कृति, लोगों के कार्य करने का तरीका, भूमि के साथ उनका संबंध, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक भूदृश्य आदि का जो वर्णन किया, उसी वर्णन और उसी अकाउंट्स को भौगोलिक ज्ञान के रूप में मान्यता मिली। और इस प्रकार से यह भी एक विवरणात्मक स्वरूप रहा भूगोल का। हम ये नहीं कह सकते कि भूगोल ने वैचारिक दृष्टि से अपना कोई अलग मुकाम बना लिया या अलग उसकी पहचान हो गई। वह भी अन्य विज्ञानों में जिस प्रकार से अलग अलग स्थानों की जानकारियाँ और विवरण मिलता है, उसी तरह से भौगोलिक ज्ञान भी विवरण के रूप में ही प्राप्त हुआ। अल बरूनी की एक पुस्तक है अल हिंद, इब्न खालदून की विश्व इतिहास की प्रस्तावना और अल इदरीसी की नवीन भूगोल, ये 3 पुस्तकें जिनमें विशेष रूप से विश्व के अनेक स्थानों का विवरण मिलता है, वहाँ के निवासियों के द्वारा किए गए कार्यों और वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण का और सांस्कृतिक भूदृश्यों का जो वर्णन मिलता है, उससे ये पता चलता है कि उस समय उन स्थानों पर किस प्रकार का मानव और वातावरण का समायोजन रहा। इसके बाद हम आते हैं पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल, यह समय 14वीं से 17वीं शताब्दी यानी 300 वर्षों का काल माना जा सकता है। और इस यूरोप के संदर्भ में हम इसे 450 वर्षों का काल मान सकते हैं। 1250 से यूरोप में अंध युग की समाप्ति मानी जाती है। अंध युग की समाप्ति का अर्थ ये हुआ कि वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिलने लगी और ईसाई धर्म से संबंधित जो अवधारणाएं और मान्यताएं थी वे धीरे धीरे धूमिल होती गई और वैज्ञानिक सोच को प्रधानता दी गई। और इसके साथ ही भौगोलिक क्षेत्रों की खोज एवं यात्राएं होने लगी। विशेष रूप से यूरोप के इटली, स्पेन, यूनान और रोमन साम्राज्यों के जो शासक थे, उन्होंने आधिकारिक रूप से सैनिक अधिकारियों और नाविकों को आर्थिक मदद देते हुए विभिन्न अभियानों पर भेजा और नए क्षेत्रों की खोज को बढ़ावा दिया। और इस प्रकार से इन अभियानों के द्वारा वे जिन जिन क्षेत्रों में गए, वहाँ के विवरण, भौगोलिक विवरण उनके डायरीज में और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में मिलते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रांकन किया गया। इस पुनर्जागरण काल में एक सबसे बड़ा कार्य यह हुआ कि विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी के मानचित्र बनाने का प्रयास भी किया। प्रक्षेपों की रचना किस प्रकार से होती है उस पर भी इनका कार्य था और अक्षांश देशांतरों के निर्धारण का कार्य भी इस समय किया गया। यही वो समय है जब विज्ञान में यानी प्योर साइंसेस के अंदर भी विशेष रूप से भौतिक विज्ञान के से संबंधित नियमों का प्रतिपादन हुआ और उनका परीक्षण भी हुआ।
पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों पर कार्य 1400 से 1700 के मध्य हुआ। ग्रहीय संबंधों का अभिप्राय ये कि सूर्य और पृथ्वी का क्या संबंध है, सूर्य और चंद्रमा का और पृथ्वी का क्या संबंध है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होते हैं, पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, दिन रात होना, चंद्रमा की कलाएं आदि आदि। और इसके अलावा जो दूसरे तारे हैं उनके साथ हमारा सौरमंडल किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में विशेष कार्य हुआ। और भूगोल का स्वरूप इस समय भी विवरणात्मक ही था, यानी हम अगर प्राचीन काल से लगा के पुनर्जागरण काल तक का समय देखें तो इसमें भी भूगोल ने अपना अलग अस्तित्व नहीं बनाया था। वह अभी अन्य विज्ञानों के या अन्य विद्वानों के द्वारा प्राप्त किए गए विवरणों में से ही भूगोल सामग्री को निकालने का एक प्रयास है। तो इस समय इसका स्वरूप विवरणात्मक था। नए क्षेत्रों की खोज, नए क्षेत्रों के भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी, वहाँ के कार्य व्यापार, अर्थव्यवस्था आदि का जो विवरण विस्तार से मिलता है, वही भौगोलिक सामग्री के रूप में आज हम देखते हैं। पृथ्वी के अज्ञात क्षेत्रों की खोज की गई। कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज की गई, जिसमें उत्तरी अमेरिका मुख्य है। और कोलंबस, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोलंबस समुद्र के रास्ते भारत आना चाहता था और उसने कहा था कि अगर पृथ्वी गोल है तो मैं समुद्र के रास्ते यदि पश्चिम में जाऊंगा तो भारत तक पहुंच जाऊंगा। और इस प्रकार से वह भारत तो नहीं पहुंचा, लेकिन अटलांटिक महासागर पार करके और अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर पहुंचा और इस प्रकार से नई दुनिया की खोज हुई। इसके साथ ही ये पूरी दुनिया को जानने का एक बड़ा कारण बना और बाद में यूरोप से और अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में नागरिक अमेरिका की ओर प्रस्थान किया उन्होंने और अमेरिका स्थानांतरित हुए। इस प्रकार से नई दुनिया में यूरोपीय संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इसी तरह से वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, उसने समुद्र के मार्ग द्वारा यानी पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर और वह भारत पहुंचा और इस प्रकार से समुद्र के रास्ते भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। विशेष रूप से ये यूरोपियंस लोगों के लिए है जो सिल्क रूट के द्वारा तो भारत आते ही थे, लेकिन समुद्र के मार्ग से भारत आने का उनका यह पहला अवसर था। इसके अतिरिक्त मैगेलन और जेम्स कुक जैसे साहसी यात्रियों के कार्य भी उल्लेखनीय रहे, जिन्होंने कुक जलडमरू मध्य की खोज की और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इस प्रकार से नई दुनिया का अस्तित्व हमारे सामने आया और वहाँ पर होने वाले जो भौगोलिक घटनाएं थी, उन घटनाओं का और उनके आकार, प्रकार और विस्तार, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था, इन सब का जो विवरण प्राप्त हुआ, उससे भौगोलिक ज्ञान क्रमशः समृद्ध होता गया। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण काल का जो ये 300 वर्ष का समय है, यह अंधकार युग से बाहर निकलने और यात्राओं और खोजों का समय था, जिसमें बहुत से नए क्षेत्रों की खोज हुई और नई दुनिया का अस्तित्व हमारे सामने आया। इसी युग में गैलीलियो और कॉपरनिकस व न्यूटन आदि प्रमुख वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान में गति व अन्य वैज्ञानिक पक्षों के नियमों का प्रतिपादन किया। विशेष रूप से न्यूटन के जो गति के नियम हैं, वो गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। इस प्रकार से इस युग में वैज्ञानिक विचारधाराओं का बोलबाला रहा और उसका प्रभाव ज़्यादा रहा। इसी तरह से प्रक्षेपों की रचना की गई, जिसमें एपियन, मर्केटर, एडवर्ड राइट प्रमुख प्रक्षेप निर्माता या प्रक्षेपों की रचना करने वाले रचनाकार रहे हैं। इसमें विशेष रूप से मर्केटर का बहुत अधिक योगदान प्रक्षेपों में रहा। आज हम जिन मानचित्रों को देखते हैं उसमें मर्केटर प्रक्षेप एक महत्वपूर्ण प्रक्षेप है और इस पर जो मानचित्र तैयार हुए उसमें अक्षांश और देशांतरों की स्थिति के अनुसार शुद्ध दिशा प्रक्षेप बना, जिसमें जो मानचित्र बनाए जाते हैं उसमें के द्वारा समुद्री यात्राएं की जा सकती है। उस समय के समुद्री चार्ट मर्केटर प्रक्षेप पर बनाए गए और इस प्रकार से समुद्री यात्राओं के संदर्भ में यह प्रक्षेप बहुत अधिक प्रचलित रहा। इसके अलावा क्लुवेरियस, कारपेंटर और हकल्यूथ विद्वानों ने विश्व भूगोल में काफ़ी योगदान किया। उन्होंने विश्व के अनेक ज्ञात अज्ञात क्षेत्रों का विवरण अपने
अकाउंट्स के अंदर प्रस्तुत किया। इस युग की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वेरेनियस, जो अब बहुत ही अल्पकाल में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लगभग 30 वर्ष तक वो रहे, और इस युग के महान भूगोलवेत्ता उन्हें माना जाता है। उनकी भूगोल पर एक पुस्तक है, ज्योग्राफिया जनरलिस, अपने समय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी गई है। वेरेनियस द्वारा भूगोल को परिभाषित किया गया और भूगोल की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से दी: भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन पर दृष्टि केंद्रित करता है, जहाँ वह जलवायु, धरातलीय स्वरूपों, जल, वन, मरुस्थल, खनिज, पशु एवं मानव बस्तियों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा उस समय दी गई परिभाषाओं में एक परिपूर्ण परिभाषा मानी जा सकती है, जिसमें वास्तव में भूगोल की विषय वस्तु और भूगोल की प्रकृति छिपी हुई है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें पृथ्वी तल एक शब्द आया है, जिसको हम अर्थ सरफेस के नाम से अभी अपनी परिभाषाओं में शामिल करते हैं। पृथ्वी तल का अध्ययन पृथ्वी तल के अध्ययन पर केंद्रित करता है, यानी भूगोल का जो केंद्रीय विचार है वो पृथ्वी तल है। तो सबसे पहले तो ये कि भूगोल का आधार उन्होंने निश्चित किया और पृथ्वी तल को अध्ययन का केंद्र माना, और इस पर जलवायु, धरातलीय स्वरूपों, जलवायु विशेष रूप से किस प्रकार की जलवायु है, यानी तापमान, वर्षा का स्वरूप क्या है, हवाओं का स्वरूप क्या है, इसका उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही धरातलीय स्वरूपों, यानी वह पर्वत, पठार, मैदान किस प्रकार का स्वरूप है वहाँ का, उसका आकार प्रकार कैसा है, महाद्वीप का स्वरूप कैसा है, महाद्वीप महासागर किस प्रकार से फैले हुए, उस सबको इसमें जोड़ा। साथ ही उस क्षेत्र की जल राशियों के संदर्भ में वहाँ पर फैले हुए प्राकृतिक वनों, मरुस्थल आदि प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन करने का कार्य उन्होंने इसमें शामिल किया। इसके साथ ही उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के द्वारा किन खनिजों का दोहन किया जाता है, इस प्रकार के खनिज वहाँ पर उपलब्ध है, उनका वितरण किस प्रकार का है, इसको उसमें शामिल किया। पशु एवं मानव बस्तियों का अध्ययन, यानी पशुपालन जो उस समय मानवों का एक प्रमुख कार्य था कृषि के साथ साथ, तो मानवीय बस्तियों का अध्ययन और पशुपालन, इन दोनों को जोड़ने से मनुष्य वहाँ पर किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से अपने जीवन यापन से संबंधित कार्य करता है, उन सब का एक सांस्कृतिक स्वरूप इसके अंदर जोड़ा गया। तो इस प्रकार से भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पक्षों को जोड़कर और भूगोल की परिभाषा दी गई। इस प्रकार से वेरेनियस का जो कार्य है यह है भूगोल की विषय वस्तु और भूगोल की प्रकृति और भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे आज भी हम बहुत अधिक मान्यता देते हैं। वेरेनियस अपने छोटे से जीवन काल में जो कार्य कर चुका है, ज्योग्राफिया जनरलिस पुस्तक के माध्यम से, वो अविस्मरणीय है। मित्रों, इस व्याख्यान का अगला पार्ट हम कल देख सकेंगे।